So now we are going to talk about final accounts. अभी तक अपने अकाउंटिंग में समझ चुके हैं सर व्हाट इज जर्नल, व्हाट इज लेजर, व्हाट आर द सब्सिडियरी बुक्स, राइट। तो अकाउंटिंग के डेफिनेशन में वी नो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग वाला पार्ट अपने कर चुके हैं, क्लासिफाइंग अपने लेजर्स कर चुके हैं, समराइजिंग अपने ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो समराइजिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग तक जब अपने पहुंचे, समरी में अपने क्या किए, समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस बनाए, ट्रायल बैलेंस में अपने क्या किए, अपने पास जितना भी लेजर बैलेंसेस था उस सारे लेजर बैलेंसेस का अपने एक समरी बनाए, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। जिस भी लेजर का डेबिट बैलेंसेस था वो डेबिट कॉलम में लिख दिए, जिसका भी क्रेडिट बैलेंसेस था उसको क्रेडिट कॉलम में लिख दिए, टोटल ऑफ द डेबिट एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट मैच करा के बोले अपने पास एक समरी रेडी है इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। बट जो ट्रायल बैलेंस अपने बनाए उसमें अपने को बहुत कंक्लूसिव कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाया। ट्रायल बैलेंस देख के अपने ये नहीं बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस का कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। ट्रायल बैलेंस देख के अपने एक लुक में ये नहीं बोल सकते हैं कि बिजनेस के पास एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, दैट इज एज ऑन 31 मार्च, दैट इज एट ईयर एंड, बिजनेस के पास कितने असेट्स हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज है एंड कितना कैपिटल है, वो एक लुक में पूरा का पूरा फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता चल पाता है। ओके, तो ट्रायल बैलेंस जो समरी है उसी से एक और ऑर्गेनाइज्ड समरी बनाया जाता है जिसको फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस को बेस मान के एक ऑर्गेनाइज्ड समरी, ट्रायल बैलेंस इज आल्सो समरी, उस समरी से ही ऑर्गेनाइज समरी बनता है जिसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। वो ऑर्गेनाइज्ड समरी जब अपने बनाते हैं तो अपने देख के ये बोल पाते हैं सर व्हाट इज द प्रॉफिट या लॉस ड्यूरिंग द ईयर फॉर द बिजनेस एंड एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, दैट इज एज एट 31 मार्च, एज एट ईयर एंड, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, सारे असेट्स एक साथ, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल अपने को एक साथ दिख रहा होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स इज एक्चुअली preparation of organized summary on the basis of trial balance and other information. ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनल अकाउंट्स बनाने का? जो ऑब्जेक्टिव अपने अकाउंटिंग जब स्टार्ट किए, अकाउंटिंग का अपने जो ऑब्जेक्टिव समझे थे, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग द अकाउंटिंग है, उस ऑब्जेक्टिव को फाइनल अकाउंट्स सर्व करता है। फाइनल अकाउंट्स का भी एग्जैक्टली वही ऑब्जेक्टिव है। व्हाई अकाउंटिंग, व्हेन आई आस्क यू व्हाई अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्यों करे, तो सबसे पहला आपका पॉइंट जो रहता है ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग अकाउंटिंग इज सर एट द एंड ऑफ द ईयर अ बिजनेस शुड नो व्हाट इज द प्रॉफिट या लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ये ऑब्जेक्टिव अपना फुलफिल होगा फाइनल अकाउंट्स बना के। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो मेन ऑब्जेक्टिव अपना था वो ये था कि एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस शुड नो व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन। ये ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होगा फाइनल अकाउंट बना के। तो आप देख रहे हो द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग is very much in sync with the objective of doing final accounts, राइट। तो एक तरह से बोल सकते हैं इतना देर से जो पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस कर रहे थे, जर्नल, सब्सिडियरी बुक्स, कैश बुक, लेजर्स, फिर ट्रायल बैलेंस, ये सब कुछ इसीलिए कर रहे थे कि ये सब कुछ करने के बाद अपने फाइनल अकाउंट्स बना पाए, राइट। ओके, तो पहला फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर, और दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव इज फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन द ईयर एंड।
ये दो मेन ऑब्जेक्टिव अपना फुलफिल होता है फाइनल अकाउंट्स बना के। फाइनल अकाउंट्स में अपने क्या क्या बनाते हैं? फर्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड इज बैलेंस शीट। ओके, तो फाइनल अकाउंट्स में अपने क्या क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, तो जो अपना पहला ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट या लॉस अपने डिटरमाइन कर पाए, वो वाला काम होता है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के, और अपने को फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है बैलेंस शीट बना के। ये अपने कैसे बनाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड सम अदर इंफॉर्मेशन गिवन। एक एक करके समझते हैं सर, तीनों का क्या ऑब्जेक्टिव है, तीनों में क्या बनता है। ध्यान से समझना, एक बिजनेस में जितना भी इनकम होता है और जितना भी एक्सपेंसेस होता है, अपने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सर कौन सा दो पार्ट, एक बार बताइए। सुनो, बिजनेस जिस चीज का बिजनेस कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो स्टेशनरी बिजनेस है, तो स्टेशनरी बिजनेस में स्टेशनरी खरीदता है, स्टेशनरी बेचता है। स्टेशनरी खरीदने से रिलेटेड, खरीदने के टाइम पर हो सकता है कुछ खर्चा करना पड़े, राइट। उसके बाद उस स्टेशनरी को बेच देता है, लास्ट में उसके पास कोई स्टेशनरी एज एट द ईयर एंड कुछ स्टॉक बच जाता है। हो सकता है कि ओपनिंग में कुछ स्टॉक था, राइट। तो एक तो ये सारा ट्रांजेक्शन हुआ। दूसरा, इस बिजनेस को कर पाए, इस बिजनेस को कर पाए उससे रिलेटेड बहुत सारा एक्टिविटी बिजनेस को करना पड़ता है, राइट। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस खोल रहा है, एम्प्लॉइज लोग को सैलरी दे रहा है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लग रहा है, राइट। तो ये जितना भी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस है बिजनेस का, उसको दो एक्टिविटी में डिवाइड किया जा सकता है। एक है जो मेन कोर काम है बिजनेस का, उस काम से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस कर रहा है और परचेज और सेल का ट्रांजैक्शन है। और दूसरा, बिजनेस चालू रहे, बिजनेस चलता रहे, उससे रिलेटेड कुछ कुछ बिजनेस को और भी एक्सपेंसेस करना पड़ता है, जैसे कि सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, राइट, कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन वगैरह लग रहा है, राइट। ये सब वो एक्सपेंसेस हो गया जो सपोर्ट करता है आपके मेन बिजनेस को। तो एक हुआ मेन परचेज एंड सेल वाला काम, और दूसरा हुआ अदर एक्सपेंसेस, राइट। तो बिजनेस जब अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है ना, तो वो ये जानना चाहता है कि उसका मेन जो कोर वर्क है परचेज एंड सेल, उसमें क्या प्रॉफिट का मार्जिन होता है बिजनेस का, वो एक अलग से प्रॉफिट जानना चाहता है। और फिर बाकी भी बिजनेस को रन करने के लिए बाकी जो एक्सपेंसेस करना पड़ता है, वो सारा खर्चा हटा के लास्ट में क्या प्रॉफिट बच रहा है वो अलग से जानना चाहता है। ध्यान से समझना, दो तरह का प्रॉफिट निकालना चाहता है। कैसा प्रॉफिट? एक तो सर जो कोर बिजनेस है ना, परचेज और सेल, 10 रुपए में पेन खरीदा, 13 रुपीज में बेचा, तो ये 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये वाला प्रॉफिट बिजनेस अलग से जानना चाहता है। और फिर ये 3 रुपए प्रॉफिट में मान लो 1 रुपए का अदर एक्सपेंसेस हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट खाली 2 रुपए का हुआ, ये भी अलग से जानना चाहता है। ड्यूरिंग द ईयर मान लो बिजनेस 5 लाख रुपया का सामान खरीदा और उसको 6 लाख में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख का हुआ। ये 1 लाख का प्रॉफिट भी बिजनेस जानना चाहता है। और इस 1 लाख का प्रॉफिट में से खर्चा और भी हुआ ना, खाली ये परचेज या सेल थोड़ी ना हुआ, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ, टेलीफोन बिल का खर्चा हुआ, कन्वेयंस का खर्चा हुआ, ये सब खर्चा मान लो और 50,000 का हो गया, तो लाख रुपए का एक प्रॉफिट हुआ, उसमें से 50,000 का और खर्चा वगैरह हो गया, तो नेट प्रॉफिट जो हुआ 50,000, ये भी कंपनी जानना चाहता है, ये भी बिजनेस जानना चाहता है, राइट। तो ये जो अपने फर्स्ट वाला प्रॉफिट का बात किए, 1 लाख वाला प्रॉफिट का बात किए, मतलब बिजनेस परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है, परचेज करने से रिलेटेड कुछ खर्चा कर रहा है, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कर रहा है, ये सारा खर्चा को हटा के जो प्रॉफिट निकलता है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद इस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में,
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाकी बिजनेस जितना भी एक्सपेंसेस कर रहा है और कुछ मान लो अदर इनकम हो जा रहा है, इंटरेस्ट इनकम हो जा रहा है, रेंट इनकम हो जा रहा है अगर बिजनेस का, तो वो इनकम को भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम में इंक्लूड करता है, और बाकी जितना भी एक्सपेंसेस है वो सारा एक्सपेंसेस को माइनस करके जो नेट प्रॉफिट आता है वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना। और बैलेंस शीट में बिजनेस क्या करता है, एट द एंड ऑफ द ईयर जितना भी असेट्स एंड लायबिलिटीज बचा हुआ है और कैपिटल जो है उसको बैलेंस कराता है, बैलेंस शीट बनाता है, बैलेंस शीट बना के बिजनेस को उसका फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है, राइट। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू determine the gross profit, to determine the net profit, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर फाइनेंशियल पोजीशन, ओके। तो लेट्स डिस्कस इन अ लिटिल डिटेल कि ट्रेडिंग अकाउंट एक्जैक्टली कैसे बनता है और कौन से प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड है। ट्रेडिंग अकाउंट इज बेस्ड ऑन मैचिंग प्रिंसिपल। ट्रेडिंग अकाउंट इज बेस्ड ऑन मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल आप लोग को याद दिला दे क्या होता है। एक्सपेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड इज मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। मतलब एक पर्टिकुलर ईयर में, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में अपने जितना अपना इनकम बोलते हैं, उस इनकम को अर्न करने के लिए जो खर्चा करना पड़ा वो सारा खर्चा उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, उससे कम भी नहीं आना चाहिए। मतलब एक साल में जितना इनकम हुआ उस इनकम को अर्न करने के लिए जो खर्चा हुआ बस वही अपने को एक्सपेंसेस लेना होगा, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। दैट इज कॉल्ड मैचिंग प्रिंसिपल। एक्सपेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड, इनकम ऑफ दैट पीरियड, दिस इज मैचिंग प्रिंसिपल। ओके सर, ये मैचिंग प्रिंसिपल से बेस्ड क्यों है? बिकॉज जैसा कि आपने पहले बात कर चुके, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब बिजनेस का जो कोर काम है, परचेज एंड सेल वाला काम करके बिजनेस एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट कमा रहा है, राइट, उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो एक बार अपने फटाफट से ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट देखते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड से 1819 और 1920, particulars amount, particulars amount। बिजनेस का परचेज इज एन एक्सपेंस, सेल्स इज एन इनकम। परचेज मेन खर्चा है और सेल्स मेन इनकम है, राइट। जिस चीज का बिजनेस करता है उस चीज को जब सेल करता है, स्टेशनरी का बिजनेस तो स्टेशनरी जो सेल कर रहा है वही मेन इनकम है। अदर इनकम भी हो सकता है, उसको सेपरेट रहने दो, वो मेन इनकम नहीं है। मान लो बिजनेस का बैंक में कुछ फिक्स डिपॉजिट करवाया हुआ है, उसमें इंटरेस्ट मिलता है, बट क्या बिजनेस का मेन काम क्या वो फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट कमाना है? हो सकता है बिजनेस के पास एक एक्स्ट्रा गोडाउन पड़ा हुआ था, वो रेंट पे दे दिया और उसे रेंट इनकम आ रहा है। क्या ये रेंट इनकम कमाना बिजनेस का मेन काम था? नहीं, राइट। तो उसको एक बार रहने दो, उसका अपने बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब अपने बात कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट का तो अपने बात कर रहे हैं बिजनेस का जो मेन काम है उससे रिलेटेड बताओ। तो जो बिजनेस का मेन काम है उससे रिलेटेड जो इनकम होता है उसको बोलते हैं सेल्स, राइट। तो सेल्स को अपने यहां लिखते हैं सेल्स। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में,
राइट, इसमें अपने बोलते हैं सेल्स इनकम। सर आप इसको इंटरनल कॉलम में क्यों लिखे? बिकॉज अपने को पता है देयर इज अनदर अकाउंट विच इज ऑपोजिट ऑफ सेल्स, जो सेल्स का उल्टा है। याद करो क्या? सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड इज ऑपोजिट ऑफ सेल्स, या बोल सकते हैं माइनस ऑफ सेल्स, या उल्टा ऑफ सेल्स। तो उसको दिखाया भी यहीं पे जाता है। ट्रायल बैलेंस से सेल्स का फिगर उठा के यहां पे लिख देते हैं। ट्रायल बैलेंस में अपने पास सारा लेजर का बैलेंसेस का समरी है, उसमें से अपने सेल्स का बैलेंस उठाते हैं और यहां पे रख देते हैं, और सेल्स रिटर्न का भी बैलेंस अपने को दिख रहा होता है ट्रायल बैलेंस में, उसको पिक करके अपने यहां रख देते हैं, सेल्स रिटर्न। फिर ये जो अपने पास आता है इसको बोलते हैं नेट सेल्स, नेट सेल्स। ओके, तो परचेज जो अपना एक्सपेंसेस है, इसका मतलब वो अपने को यहां पे दिखना चाहिए। तो अपने एक्चुअली क्लोजिंग एंट्री पास कर रहे होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं बाई, बाई सेल्स एंड टू परचेजेस। ठीक है, इस बारे में अपने डिस्कस करेंगे, डू नॉट वरी। पहले एक बार थोड़ा सा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देख लो। परचेजेस में, सॉरी, परचेजेस को थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, टू परचेजेस और लेस रिटर्न्स आउटवर्ड या परचेज रिटर्न। ये अपना आ गया नेट परचेजेस। ओके, नाउ जैसा कि अपने ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी देख चुके हैं सर, एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग स्टॉक को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल अकाउंट्स में लाया जाता है, राइट। क्लोजिंग स्टॉक इज एन असेट फॉर द बिजनेस। पूरा ड्यूरिंग द ईयर जब गुड्स का काउंटिंग हो रहा होता है तो परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न नाम से ही हो रहा होता है, राइट। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर जब अपने फाइनेंशियल पोजीशन बताएंगे, उस फाइनेंशियल पोजीशन में क्लोजिंग स्टॉक इज एन असेट, वो असेट दिखना चाहिए। तो अपने फर्स्ट ऑफ ऑल जब फाइनल अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो अपने क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में लेके आते हैं। तो सर बुक्स में जो अपने क्लोजिंग स्टॉक लेके आते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है एज ओपनिंग स्टॉक। ध्यान से समझो इस बात को। फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर, से फॉर 1819, फॉर 1819 जो ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, जो लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक आ रहा है 31 मार्च 18 को, 31 मार्च 18 में जो क्लोजिंग स्टॉक बचा था, वो करंट ईयर दैट इज अकाउंटिंग ईयर 1819 में एज एन ओपनिंग स्टॉक आ रहा है। वो ओपनिंग स्टॉक, वो ओपनिंग स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर सेल हुआ होगा, मोस्ट प्रोबेबली सेल हो गया होगा, वो करंट ईयर का एक्सपेंस माना जाना चाहिए, यस और नो? बिल्कुल सर, माना जाना चाहिए। जो स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम हो गया, राइट, उसको अपने को करंट ईयर का एक्सपेंस मानना पड़ेगा, क्योंकि अब जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक बचा था वो करंट ईयर में बचा हुआ नहीं होगा, तो उसको क्या अभी भी असेट दिखाते रहें? जी नहीं, उसको अब अपने को एक्सपेंस मानना पड़ेगा, और वो एक डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है। वो बिजनेस का जो मेन ऑपरेशन है, परचेज और सेल से रिलेटेड वाला ही तो एक्सपेंस है, राइट। दैट्स वाई उसको अपने यहां पे लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। बात को समझ थोड़ा सा और, कि बिजनेस में बहुत तरह का एक्सपेंसेस हो रहा है, उसमें से कुछ ऐसा एक्सपेंसेस है जिसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब वो वाला एक्सपेंस जो गुड्स को सेलेबल बनाने के लिए किया गया है। जैसे कि सर अपने जब गुड्स खरीदते हैं, गुड्स को अपने गोडाउन तक लाने का खर्चा, जब तक अपने गोडाउन में नहीं लाएंगे तब तक अपना गुड्स बेचने के लायक नहीं हुआ ना, राइट। तो गुड्स को लाने का खर्चा जिसको बोलते हैं फ्रेट इनवर्ड या कैरेज इनवर्ड, वो अपना एक डायरेक्ट एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो लेबर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो लोग को जो वेजेस दिया जा रहा है, वो गुड्स को, स्टॉक को बनाने का खर्चा है। गुड्स को बेचने के लायक बनाए, वो बिजनेस का मेन ऑपरेशन का खर्चा है। वो बिजनेस का मेन एक्सपेंस है जो काम में आता है गुड्स को सेलेबल बनाने के लिए,
राइट, गुड्स को सेलेबल बनाने के, बेचने के लायक बनाने के लिए जो खर्चा किया जाए, बेचने का खर्चा नहीं बोल रहे हैं, सेल करने का एक्सपेंसेस का बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं बेचने के लायक बनाने का खर्चा, राइट, बेचने के लायक बनाने का खर्चा, बेचने के लायक तो बने गुड्स सो दैट बेच पाए, वो वाला जितना भी एक्सपेंसेस होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी यहां पर आता है। जैसे कैरेज इनवर्ड, जैसे वेजेस, जैसे फैक्ट्री एक्सपेंसेस जितना भी है, तो ये सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ध्यान से समझो, आपने जो भी गुड्स बेचे हैं, आपने जो भी गुड्स सेल कर रहे हैं, वो गुड्स क्या तो हम लोग के पास स्टार्टिंग में ओपनिंग में पड़ा हुआ था वो वाला गुड्स बेच रहे हैं, या ड्यूरिंग द ईयर परचेज किए वो वाला बेच रहे हैं। लेकिन क्या एट द एंड ऑफ द ईयर जितना अपने पास ओपनिंग में था और जितना आपने परचेज किए, क्या वो सारा का सारा बेच दिए होंगे? जी नहीं सर, हो सकता है एट द एंड ऑफ द ईयर अपने पास कुछ बचा हो, कुछ स्टॉक बच गया हो जिसको अपने क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, जो कि अपना असेट है। अब यहां पर बात आता है मैचिंग प्रिंसिपल का। इस कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा अच्छे से सुनना होगा और समझना होगा। ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस का जो इनकम हुआ, राइट, क्रेडिट साइड में अपने इनकम लिख रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस का जितना भी इनकम हुआ, सेल्स इनकम हुआ, उस इनकम को कमाने के लिए जितना खर्चा हुआ है बस उतना ही एक्सपेंसेस दिखाएंगे, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। दैट इज व्हाट मैचिंग प्रिंसिपल इज। तो जो सेल हुआ गुड्स वो क्या तो ओपनिंग स्टॉक में से है और क्या तो परचेज में से है। ठीक है सर, एकदम करेक्ट बात है। इस ओपनिंग स्टॉक में से और इस परचेज में से हो सकता है कुछ स्टॉक अभी तक अपने बेचे नहीं है, मतलब जिसका इनकम यहां पे नहीं आया है, सेल्स में इंक्लूडेड नहीं है, हो सकता है। क्योंकि अभी तक वो गुड सेल ही नहीं किए, सेल नहीं किए तो उसका इनकम अभी सेल्स में आया नहीं है। बट जब अपने ओपनिंग स्टॉक और परचेज पूरा लिख दिए तो उसका खर्चा तो पूरा आ गया, राइट, उसका एक्सपेंसेस तो पूरा आ गया। अब अपने को वो वाला एक्सपेंस हटाना पड़ेगा जो अभी तक हुआ ही नहीं है, राइट। अगर अपने गुड्स अभी तक बेचे ही नहीं है, ध्यान से समझो, फिर से रिपीट कर रहे हैं, अपने जो गुड्स सेल किए हैं तो अपने उसको इनकम बोले। अब जो गुड्स सेल किए हैं सिर्फ उससे रिलेटेड ही एक्सपेंसेस आना चाहिए। लेकिन सर आप देखो ठीक से, अपने ओपनिंग स्टॉक को पूरा का पूरा एक्सपेंस मान लिए, अपने परचेज पूरा का पूरा एक्सपेंस मान लिए, जबकि इस परचेजेस में हो सकता है कुछ ऐसे गुड्स का परचेजेस भी है जो अभी तक अपने बेचे नहीं हैं। गुड्स परचेज किए, जैसे अपने गुड्स परचेज किए तो अपने बोले परचेज एक्सपेंस प्लस डेबिट, और परचेज के लेजर में वो बैलेंस आ गया और फिर परचेज का अपना टोटल अमाउंट जो है वो अपने यहां पे दिखा रहे हैं। बट आपने जितना भी गुड्स खरीदे हैं वो पूरा का पूरा बेच थोड़ी ना दिए, उसमें से अभी तक कुछ नहीं भी बेचे हैं। इसका मतलब सर परचेज में जो अपना एक्सपेंसेस दिख रहा है, परचेज में जो अपना एक्सपेंसेस दिख रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, उसको अपने को हटाना पड़ेगा, तभी जाके ये मैच होगा। करेक्ट बात है, वो हटाने के लिए, क्योंकि डेबिट साइड में थोड़ा ज्यादा अमाउंट लिखा हुआ है, जो स्टॉक बचा हुआ है वो तो अपना अभी तक एक्सपेंस नहीं हुआ, उतना अमाउंट ज्यादा लिखा हुआ है ना डेबिट साइड में, तो उतना ही सेम अमाउंट अपने क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, सो दैट ये दोनों साइड मैच हो जाए। एक्चुअल में जो टोटल अपना इनकम हुआ है उसके साथ अपने एक्सपेंसेस को मैच करा दो। तो मैच कराने के लिए ही यहां पे लिखा जाता है बाई क्लोजिंग स्टॉक। तो फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर ना जितना इनकम हुआ सेल्स, उस सेल्स को कमाने के लिए जो अपना कॉस्ट लगा बस वही कॉस्ट यहां दिखना चाहिए। इसी से आप लोग को एक फॉर्मूला बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक तरफ है सेल्स, इस सेल्स को कमाने के लिए
कॉस्ट कितना लगा वो अपने कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में बस यही कॉन्सेप्ट है। क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स सेल हुआ है, ध्यान से समझना, जो गुड्स सेल हुआ है उसका कॉस्ट कितना है। कॉस्ट ध्यान से समझो। जो सर स्टार्टिंग में हम लोग के पास स्टॉक पड़ा था, जो अपने लास्ट ईयर में नहीं बेचे थे, अपने पास पड़ा था, वो करंट ईयर में बेचे होंगे, तो वो करंट ईयर का आप कॉस्ट बोलिए। यस सर। ओपनिंग स्टॉक। और सर ड्यूरिंग द ईयर आप जितना भी परचेजेस किए हैं, ड्यूरिंग द ईयर आप जितना भी परचेज किए हैं वो भी ये आपका खर्चा ही हुआ ड्यूरिंग द ईयर, प्लस परचेजेस, प्लस आपका जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ, राइट। ये सारा आपका खर्चा आ गया। बट सर इस खर्चा में ना थोड़ा सा ऐसा खर्चा भी इंक्लूडेड है जो अभी तक एक्चुअल में खर्चा हुआ नहीं है, जो गुड्स अभी तक सोल्ड ही नहीं है। वो वाला खर्चा को सर जो थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है ना उसको हटा दीजिए, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। परचेजेस जब बोल रहे हैं तो नेट परचेज बोल रहे हैं। नेट परचेज का मतलब परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न्स, राइट। नेट परचेजेस तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक गिव्स अस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अपने बेच दिए, सेल्स इनकम में आ गया। अगर अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जितना है उससे ज्यादा में सेल हुआ है तो अपना प्रॉफिट हुआ है, अगर उससे कम में बेचे हैं तो लॉस हुआ है। सर ये कैसे पता चलेगा? अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है इसका मतलब सेल्स का अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ज्यादा है। अगर अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, ध्यान से समझिए, अगर ये वाला टोटल ज्यादा आ रहा है दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉफिट बिकॉज सेल्स इज मोर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। It will mean sales is more than cost of goods sold. In that case there is a profit which is called to gross profit transferred to profit and loss account. And if debit side is more, मतलब अगर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है सेल्स से, इसका मतलब कॉस्ट ज्यादा है सेल से, इसका मतलब सर लॉस हुआ है। कॉस्ट ज्यादा है और सेल प्राइस कम है, दैट मीन्स लॉस है। अगर लॉस होगा तो वो यहां आएगा बाई ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप अगर थोड़ा अच्छे से ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर आप टू और बाई जो लिख रहे हैं मतलब आप एक तरह से लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। जब अपने लेजर भी किए थे तब भी आप लोग को बोले थे कि जितना भी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस है वो सारा का सारा अल्टीमेटली क्लोज हो जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होके, राइट। तो इसका जर्नल एंट्री अगर आप देखोगे, क्लोजिंग स्टॉक को जो अपने बुक्स में लेके आए, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग स्टॉक को अपने लेके आ रहे हैं बुक्स में एज असेट। जब असेट एज अ बुक्स में लेके आ रहे हैं तो अपने जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं? जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक को जब अपने फर्स्ट टाइम बुक्स में लेके आ रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक असेट प्लस डेबिट टू अपने क्या कर रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट। दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। Trading account and profit and loss account is just like a ledger where all the incomes and expenses are transferred and closed, and opening stock और closing stock का adjustment भी यहां पर हो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू
trading account. This is the entry to bring the closing stock in the books of accounts. Now, closing stock is there in the books and it will be shown in the balance sheet as well. बाकी ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी जितना भी अपने को ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड आइटम्स दिख रहा है, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न्स, ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब के लिए भी अपने जर्नल एंट्री पास करते हैं. क्या जर्नल एंट्री पास होता है सर? जितना इनकम है उसको अपने उस इनकम का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में इनकम कहां दिख रहा है? क्रेडिट कॉलम में दिख रहा है. अब अपने को उसको क्लोज करना है. क्लोज करना है तो क्या करें? क्रेडिट को सर डेबिट कर दीजिए. क्रेडिट किसको करें? ट्रेडिंग अकाउंट. ध्यान से देखो, सेल्स का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैलेंस इज अ क्रेडिट बैलेंस बिकॉज सेल्स इनकम क्रेडिट बैलेंस. उसको क्लोज करना है तो क्या करें? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. उसी तरह से जितना भी एक्सपेंसेस है उसको अपने क्या करते हैं? एक्सपेंसेस का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैलेंस इज अ डेबिट बैलेंस. उसको क्लोज करना है मतलब उसको क्या करें? क्रेडिट. डेबिट किसको करें? ट्रेडिंग अकाउंट को. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज account. In fact, all the direct expenses like carriage inward to wages account, factory expenses, or for that matter any direct expense account. Direct expense का account, right? Trading account debit to purchase account, to carriage inward account, to wages account, to factory expenses account, and to any other direct expense account. Okay. Now एक और पॉइंट ध्यान से समझो. इनफैक्ट यहां पे अपने ओपनिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं बिकॉज ओपनिंग स्टॉक भी अल्टीमेटली ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है. मतलब डेबिट क्या हो रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट हो रहा है और क्रेडिट हो रहा है ओपनिंग स्टॉक, जो कि लास्ट ईयर एज एन असेट दिखा था बट इस ईयर में क्योंकि वो कंज्यूम हो गया तो इस बार वो एक्सपेंस बोला जाएगा और एक्सपेंस का जो अपने पास ऑलरेडी उसका डेबिट बैलेंस था उसको खत्म करने के लिए अपने क्रेडिट कर दिया और डेबिट किसको करें? ट्रेडिंग अकाउंट को. ओके. नेक्स्ट, जो रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैलेंस इज अ डेबिट बैलेंस. उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न्स अकाउंट. नाउ गाइस ध्यान से समझो, सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है. बट आप ट्रेडिंग अकाउंट में एक बार जाके देखो, सेल्स रिटर्न आपको दिखेगा कहां पर? सेल्स रिटर्न आपको दिखेगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, लेकिन एज अ लेस हो रहा है. क्रेडिट साइड में माइनस हो रहा है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में तो दिख रहा है बट सर माइनस होके दिख रहा है. तो इसका मतलब अपने बोल सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न. और एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट से द जर्नल एंट्री फॉर परचेज रिटर्न इज परचेज रिटर्न्स अकाउंट और रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. राइट. लास्ट में क्या होता है? अगर ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट का बैलेंस आ रहा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करते हैं और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं. जर्नल एंट्री होता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड.
अब आप देखोगे ये जितना भी जर्नल एंट्रीज है ना, एक्चुअल में अपने उसी का पोस्टिंग किए हैं। जैसे ये वाला एंट्री देखो, सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। अपने जब ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। फिर देखो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में अपने परचेजेस लिख रहे हैं, कैरेज इनवर्ड लिख रहे हैं, वेजेस लिख रहे हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिख रहे हैं, फॉर दैट मैटर एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस भी लिख रहे हैं, और ओपनिंग स्टॉक भी लिख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। सेल्स रिटर्न अपने ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, लेकिन दिख रहा है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बट एज अ माइनस। एकदम सेम कॉन्सेप्ट से परचेज रिटर्न के वजह से ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, अपने लिख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में बट एज अ माइनस, तो इट इज सेम थिंग। एंड लास्ट में अगर प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कब होगा, जब ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, राइट। क्योंकि सेल्स क्रेडिट साइड में है, इनकम अपना क्रेडिट साइड में है। अगर इनकम का साइड ज्यादा है मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट को अपने ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रांसफर कैसे करेंगे सर, ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, उसको डेबिट करिए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए, राइट। दिस वाज द जर्नल एंट्री। अपने क्वेश्चन करते हैं ऑन ट्रेडिंग अकाउंट, आप लोग का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। ओके, तो अपने को ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। लेट्स प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर अमाउंट, एक एक करके देखते हैं। कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, अपने को क्या लिखना है, टू परचेजेस। और फिर अपने को रिटर्न्स के बारे में भी बोल रहा है, देखो रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न, इसका मतलब लेस रिटर्न आउटवर्ड, मतलब अपने को इंटरनल कॉलम में लिखना है। तो टोटल करो 1,50,000 और 9 लाख। टोटल परचेज कितना हुआ, 1,50,000 और 9 लाख। अपने टोटल परचेज लिखेंगे, राइट। अपने परचेज लिखेंगे तो उसमें कैश परचेज खाली कैसे लिखेंगे, ड्यूरिंग द ईयर टोटल परचेज जो हुआ वो हम लोग का टोटल एक्सपेंस है परचेज से रिलेटेड, तो अपने पूरा परचेज लिखेंगे, खाली कैश परचेज या खाली क्रेडिट परचेज नहीं लिख सकते हैं। कैश परचेज 1,50,000, क्रेडिट परचेजेस 9 लाख, टोटल हुआ 10,50,000। ओके, जैसे जैसे बैलेंसेस दिखेगा वैसे वैसे पुट करना है। नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न। अपने को पता है सर यहां पे आने वाला है सेल्स, बाई सेल्स अकाउंट आने वाला है। अपने इसी से यहीं से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, जिसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड भी। डायरेक्टली फिगर्स को पुट कर दो 20,000। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है कैश सेल्स और फिर क्रेडिट सेल्स, तो टोटल एक साथ 12,60,000। 1,60,000 और 11 लाख कितना हो रहा है, 12,60,000। तो 12,60,000 लेस 20,000 इस 12,40,000 जो अपने यहां पे आउटर कॉलम में लिख देंगे। फिर बोल रहा है रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का अपने ऑलरेडी स्पेस बना के रखे हैं, 10,000 यहां पे लिखेंगे और बोलेंगे 12,40,000। ऑल राइट, नेक्स्ट फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड या कैरेज इनवर्ड का मतलब गुड्स को अपने पास सप्लायर से अपने पास लाने का एक्सपेंसेस। इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इट विल बी शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट। फ्रेट इनवर्ड अमाउंट इज 3,000। कैरेज इनवर्ड एकदम सिमिलर है, ये भी
गुड्स को सप्लायर से अपने पास लाने का ही एक्सपेंस है। वेजेस एंड सैलरीज, ध्यान देना, जब क्वेश्चन में सिर्फ सैलरीज बोला रहे मतलब वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मतलब वो नॉर्मल सैलरी है, लेबर लोग का मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो वेजेस दे रहे हैं वो नहीं है। अगर सिर्फ वेजेस बोलेगा तो ऑब्वियसली वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। नाउ क्वेश्चन में कभी कभी दोनों को साथ में बोलता है, कभी वर्ड यूज करता है सैलरीज एंड वेजेस, कभी बोलता है वेजेस एंड सैलरीज। अगर सैलरीज एंड वेजेस मानेगा बोलेगा, इफ इट इज रिटन सैलरीज एंड वेजेस तो अपने मानेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर वेजेस एंड सैलरीज बोलेगा तो अपने डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। यहां पर अपने को बोल रहा है वेजेस एंड सैलरी, तो अपने इसको डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे 4000। ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट इज 1,50,000। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट इज, ध्यान देना, क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ओके, ने पढ़े हुए हैं प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म में अपने को क्या बोलता है, किसी भी असेट का वैल्यू को जबरदस्ती ज्यादा मत दिखाना, अपने आने वाले लॉसेस को पहले ही रिकॉर्ड कर लेना। तो यहां पे अपने को बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक वाज ₹88,000 एट कॉस्ट, मतलब अपने खरीदे होंगे 88,000 में, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह जोड़ के उसका कॉस्ट पड़ता है 88,000 पड़ता है। लेकिन आज के डेट में उस स्टॉक का मार्केट में वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू दैट इज मार्केट में वैल्यू खाली 84,000 है। तो बीइंग प्रूडेंट, बीइंग कंजर्वेटिव, टेक लोअर ऑफ द टू, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो यहां पे 88,000 और 84,000 में व्हाट इज लोअर, 84,000 इज लोअर, so we will take 84,000 as closing stock. Now चेक करो केयरफुली, एक विजुअल लुक में, एक विजुअल लुक से आप लोग को कौन सा साइड ज्यादा दिख रहा है। बिकॉज अपना पोस्टिंग तो कंप्लीट हो गया है, और दिस इज नॉट 12,40,000, दिस इज 10,50,000 minus 10,000, that means 10,40,000, this is 10,40,000. now check, अब आप ठीक से अगर देखो तो आपको डेबिट साइड का टोटल दिख रहा है 1040 प्लस 150 अराउंड 12 लाख, राइट। पूरा टोटल मिला के डेबिट साइड का टोटल दिख रहा है 12 लाख के आसपास, और यहां पे सेल्स अकेला ही 12,40,000 है, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब इनकम ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट आने वाला है, प्रॉफिट आएगा तो उसको कहां लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो दिस अमाउंट इज, पहले टोटल कर लो कितना हो रहा है, 12,40,000 प्लस 84,000, मतलब 13,24,000 इज द टोटल, 13,24,000 is the total of the trading account. Now बताओ what is the difference amount, this will be gross profit. 1,50,000 plus 1040 means 1190, it is 12 lakh, that means 1,24,000 is the gross profit. इसके तुरंत बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंटिन्यू हो जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के तुरंत इमीडिएट बाद ही, ये जो अपने नीचे लिख रहे हैं दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने लिखते हैं बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, अमाउंट 1,24,000। और उसके बाद अगर कोई और इनकम आया होगा अदर देन सेल्स, अगर और कोई इनकम आया होगा तो वो इनकम साइड में दिखा देंगे, क्रेडिट साइड में अपने इनकम लिख देते हैं, और अगर कोई अपना एक्सपेंसेस हुआ है, बाकी जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ है वो सारा एक्सपेंसेस इधर लिख देते हैं, राइट। उसके बाद वापस से इनकम का टोटल और एक्सपेंसेस का टोटल चेक करते हैं, अगर इनकम का टोटल ज्यादा है मतलब नेट प्रॉफिट हुआ है,
अगर एक्सपेंसेस का टोटल ज्यादा हो गया इसका मतलब नेट लॉस हुआ है। ओके, चलो इसी चीज को समझने के लिए नेक्स्ट अब जो करने वाले हैं दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक बार अपने थ्रू फॉर्मेट समझते हैं। जो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ले चुके हैं को छोड़ के और कुछ भी अगर इनकम होता है, ऑल अदर इनकम मतलब अदर देन सेल्स, shown here. एग्जाम्पल, राइट, अपना और क्या इनकम होगा? मान लो इंटरेस्ट इनकम होगा। इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट में दिख रहा होगा लेजर बैलेंस, राइट। इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस दिख रहा होगा, अपने को उसको क्लोज करना है। ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस का लेजर्स आर क्लोज्ड। उसको क्लोज करने के लिए अपने जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? क्योंकि इनकम है सर, क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, उसको क्लोज करना है मतलब उसको डेबिट करना है। मतलब इंटरेस्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू क्या करें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जर्नल एंट्री। उसी जर्नल एंट्री का यहां पे ये लेजर पोस्टिंग है बाई इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। उसी तरह से और कोई इनकम बाई रेंट इनकम, बाई कमीशन इनकम, और फॉर दैट मैटर बाई एनी अदर इनकम। एंड यहां पर डेबिट साइड में अपने ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस शो कर देते हैं। जैसे सैलरीज अपना एक्सपेंस है, ठीक है, तो सैलरी का एक्सपेंस का लेजर का बैलेंस क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा। ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में दिख रहा होगा सैलरी एक्सपेंस। अपने को उसको क्लोज करना है। क्लोज करना है मतलब सर एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस क्लोज करने के लिए क्या करो? क्रेडिट कर दो। डेबिट किसको करो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जर्नल एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लेजर पोस्टिंग क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट। उसी तरह से हो सकता है रेंट का एक्सपेंस हो, रेंट अकाउंट टू कमीशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और क्या क्या एक्सपेंसेस या लॉसेस का लेजर हो सकता है ट्रायल बैलेंस में? सोचो, हो सकता है देयर आर सम बैड डेट्स, हो सकता है देयर इज अ स्टेशनरी एक्सपेंस टू repairs account, and there cannot be an exhaustive list, right, etc etc। ट्रायल बैलेंस देखना पड़ेगा, जितना भी एक्सपेंसेस है पिक करो, ड्रॉप करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जितना भी इनकम है अदर देन सेल्स पिक करो और इनकम में ड्रॉप करो, राइट। उसके बाद क्या करना है? टोटल ऑफ इनकम एंड टोटल ऑफ एक्सपेंस को चेक करो। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब इनकम का अगर टोटल ज्यादा है, राइट, मान लो this side का टोटल इज मोर, इनकम साइड का टोटल इज मोर, दैट मींस बैलेंस करने के लिए अपने को यहां पे कुछ लिखना पड़ेगा, तभी ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट मैच होगा। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है उसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा मतलब इनकम ज्यादा, इनकम ज्यादा मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब सर अपने उसका नाम देते हैं नेट प्रॉफिट।
और ये वाला प्रॉफिट का अमाउंट अपने को पता है, इस प्रॉफिट का हकदार कौन है, बिजनेसमैन, बिजनेस का ओनर। ओनर का अकाउंट ऑलरेडी बिजनेस में चल रहा है, किस नाम से, कैपिटल के नाम से, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। उसी तरह से अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब एक्सपेंसेस का टोटल अगर ज्यादा है, मतलब देयर इज अ लॉस। एक्सपेंस ज्यादा, इनकम कम, मतलब देयर इज अ लॉस। इफ देयर इज अ लॉस, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा होगा। क्रेडिट साइड का टोटल भी अपने को सेम लिखने के लिए यहां पे कुछ बैलेंसिंग अमाउंट लिखना पड़ेगा। ये बैलेंसिंग फिगर इज अ लॉस एंड दिस लॉस विल बी बोन बाय द बिजनेसमैन। ये लॉस भी किसको भुगतना पड़ेगा, बिजनेसमैन को भुगतना पड़ेगा। बिजनेसमैन का ऑलरेडी एक अकाउंट चल रहा है बिजनेस में, किस नाम से, कैपिटल के नाम से। उसको अपने लिखते हैं बाई नेट लॉस, दिस इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। Net profit is added with the capital, net loss is deducted from the capital. नेट प्रॉफिट के वजह से बिजनेस में कैपिटल बढ़ जाता है, राइट, बिजनेसमैन का कैपिटल प्लस हो जाता है, और अगर नुकसान होता है कैपिटल माइनस हो जाता है। ओके, अपने इसको और अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, बट उसके पहले ने बैलेंस शीट भी एक बार देख लेते हैं, राइट। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट ही है। अब थोड़ा सा सोचो, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते बनते ट्रायल बैलेंस में आप बहुत सारा आइटम को पिक करके ड्रॉप करके क्लोज कर दिए। ऑल द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस का अकाउंट्स आर क्लोज्ड, ओपनिंग स्टॉक का अकाउंट इज आल्सो क्लोज्ड। अब ट्रायल बैलेंस में क्या बचा, अब जो बचा दैट इज ओनली असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। और अकाउंटिंग इक्वेशन भी अपने को पता है सर, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, right? This accounting equation holds true at every transaction level, and balance sheet में this accounting equation is only represented. देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट में डेबिट साइड या क्रेडिट साइड नहीं होता है। बैलेंस शीट स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट। Balance sheet is prepared as on a particular date. It is not prepared for the period or for the year ending. No, it is prepared as at या as on 31st March, जो भी ईयर। बैलेंस शीट में जो दो साइड होते हैं उसको बोलते हैं असेट साइड। असेट्स क्या क्या है, उसका एक टोटल, और असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल को बोलते हैं लायबिलिटीज साइड। लायबिलिटी साइड में सबसे पहला अमाउंट जो अपने लिखते हैं वो है कैपिटल का। कैपिटल का बिजनेस में कुछ, मान लो आप ट्रायल बैलेंस से जो कैपिटल का अमाउंट है वो लिख लिए, ट्रायल बैलेंस से जो अमाउंट था वो लिख लिए, और अपने को पता है सर ड्यूरिंग द ईयर कुछ प्रॉफिट हुआ है, वो ये रहा प्रॉफिट का अमाउंट। अगर लॉस हुआ है तो ये रहा लॉस का अमाउंट। तो अपने क्या करते हैं, ऐड प्रॉफिट कर देते हैं। अगर यही लॉस हुआ है तो लेस हो जाता। ध्यान देना। तो ट्रायल बैलेंस में एक और आइटम दिख रहा है, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या है, कैपिटल का माइनस है, कैपिटल का उल्टा है। अभी यहां पर फाइनल अकाउंट्स में आके ड्रॉइंग्स के लेजर में जो बैलेंस दिख रहा है, ड्रॉइंग्स अपने को कहां दिख रहा होगा ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में अपने को ड्रॉइंग्स का अमाउंट दिख रहा होगा। दैट ड्रॉइंग्स इज एक्चुअली माइनस ऑफ कैपिटल। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, उसको अपने ड्रॉइंग्स उसमें से अपने माइनस कर देंगे, लेस ड्रॉइंग्स। एंड अगर लॉस है तो नेट लॉस भी यहां से माइनस कर दिया जाता है। एंड ये रहा अपना कैपिटल का अमाउंट। इसके बाद अपने पास जितना भी लायबिलिटीज है, राइट, लाइक लोन टेकन, या क्रेडिटर्स, या बिल्स पेबल,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑल दीज आर लाइबिलिटीज। जो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा होगा वो सारे लाइबिलिटी को एक के बाद एक अपने लाइबिलिटीज में दिखा देंगे, और अपना जितना भी असेट्स होगा, जैसे कि फिक्स्ड असेट्स, जैसे फिक्स्ड असेट्स में क्या आता है सर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, मोटर व्हीकल, और फॉर दैट मैटर एनी अदर फिक्स्ड असेट्स। या फिर कोई इन्वेस्टमेंट है कंपनी का, बिजनेस का, तो वो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे दिखेगा। इसको छोड़ के सर, ये तो हम लोग को पता ही है कि हम लोग जो क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री पास किए थे, क्लोजिंग स्टॉक इज नाउ देयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन एज एन असेट। इसी तरह से डेटर्स, बिल्स, रिसीवेबल, बैंक में जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड जो है, ऑल दीज आर बिजनेस का असेट्स। एंड इसके बाद जब अपने का टोटल करेंगे, दिस टोटल विल ऑब्वियसली मैच this total and this total will match. This is how will show all the items of trial balance in trading and profit and loss account और balance sheet। तो अपने को ट्रायल बैलेंस में समरी किसका दिख रहा है, या तो सर असेट है, या तो लाइबिलिटी है, या तो इनकम है, या एक्सपेंस एंड लॉसेस है, यही रहता है। ड्रॉइंग्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न टिपिकल टाइप का आइटम है, वो भी हम लोग को पता है। परचेज रिटर्न को सर परचेज से लेस करते हैं, सेल्स रिटर्न को सर सेल से लेस करते हैं, ड्रॉइंग्स इज अ माइनस ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल से लेस करते हैं। उसको छोड़ के बाकी जितना भी है हम लोग को पता है, क्या तो सर इनकम है, या एक्सपेंस है, या असेट है, या लाइबिलिटी है। अगर इनकम है तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे, एक्सपेंसेस है तब भी ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया। इनकम्स एंड एक्सपेंसेस अगर खत्म तो सर बचा क्या, फिर बचा असेट्स एंड लाइबिलिटीज या कैपिटल। असेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल मिलकर अपने को फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, और फाइनेंशियल पोजीशन अपने बैलेंस शीट बना के देखते हैं। फाइनल अकाउंट्स इज अ प्रोसेस वेयर each item of trial balance is picked and dropped either in trading and profit and loss account or balance sheet, and ट्रायल बैलेंस पूरा खत्म हो जाता है, उसके साथ एक ऑर्गेनाइज्ड समरी मिलता है, जिससे अपने को ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है, जिसमें अपने को नेट प्रॉफिट पता चलता है, जिसमें अपने को समरी ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। एंड दिस इज हाउ फाइनल अकाउंट सर्व्स द पर्पस ऑफ डूइंग द अकाउंटिंग एज अ होल।